जेठ की वह दोपहरी मानो प्रलय की आग बनकर बरस रही थी। आकाश में सूर्य देव अपने सारे तेज के साथ चमक रहे थे, जैसे किसी ने आग के गोले को आसमान में टांग दिया हो। धरती की छाती पर पड़ी हर चीज तप रही थी, पत्थर, मिट्टी, घास के तिनके तक। हवा भी मानो किसी तंदूर से निकली हो, ऐसी गर्म और शुष्क बह रही थी। इसी भीषण गर्मी में बसंत नगर के पास फैले हरे भरे खेतों में रमेश अपने काम में जुटा हुआ था। उसका कृशकाय शरीर पसीने से लथपथ था। माथे पर मोती की तरह चमकती पसीने की बूंदें थी, जो बार बार उसकी आंखों में जाकर जलन पैदा कर रही थी। उसकी सफेद धोती अब पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके गहरे सांवले रंग की त्वचा पर नमक के दाग नजर आ रहे थे। उसके सामने खड़ी बैलों की जोड़ी भी हाँफ रही थी। उनकी जीभें बाहर लटक रही थी और वे बार बार अपनी पूंछ हिलाकर मक्खियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। गोकर्ण और वृषभ, ये दोनों बैल रमेश के पुराने साथी थे, उसकी तरह ही मेहनती और धैर्यवान। हे भगवान! रमेश ने एक गहरी सांस ली और हल्की मूठ को कसकर पकड़े हुए रुक गया। उसकी आवाज में थकान के साथ साथ एक गहरी निराशा भी थी। आज तो सूरज देव ऐसे तप रहे हैं मानो धरती माता को जलाकर राख कर देना चाहते हों। ऐसी भीषण गर्मी में तो पशु पक्षी भी छांव तलाश रहे हैं और मैं यहाँ। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसने अपनी धोती के पल्लू से माथे का पसीना पोंछा, लेकिन पल्लू भी भीगा हुआ था तो कोई राहत नहीं मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। वह चाहकर भी इस काम को छोड़ नहीं सकता था। तभी पास के बरगद के पेड़ की घनी छांव से एक स्नेहिल आवाज आई। अरे रमेश भैया, क्या कर रहे हो इस नरक की तपिश में? जरा इधर आकर थोड़ा आराम कर लो। यह आवाज भीमा की थी, रमेश के बड़े भाई की। भीमा का व्यक्तित्व रमेश से बिल्कुल अलग था। जहाँ रमेश दुबला-पतला और मेहनतकश था, वहीं भीमा हृष्टपुष्ट और गंभीर स्वभाव का था। उसकी आवाज में हमेशा एक अधिकार का भाव रहता था, जो स्वाभाविक था क्योंकि वही गांव का मुखिया था। भीमा बरगद के नीचे एक चटाई पर बैठा था। उसके सामने कुछ कागजात बिखरे हुए थे। उसने सफेद कुर्ता और धोती पहनी हुई थी। सिर पर लाल रंग की पगड़ी बंधी थी और हाथ में लकड़ी की एक सुंदर लाठी थी, मुखियागिरी के प्रतीक चिन्ह। रमेश ने भीमा की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी गर्मी की लालिमा थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी स्थिरता और संयम था। भीमा की आंखों में छोटे भाई के लिए वही चिंता और स्नेह था जो हमेशा रहता था। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रमेश ने कहा। उसकी आवाज में अब भी सांस की तकलीफ थी। इस भीषण गर्मी में काम करना तो जैसे तपस्या करना है। लगता है आज प्रकृति ने हमारी परीक्षा लेने की ठान ली है। वह धीरे धीरे बैलों की रस्सी छोड़कर छांव की ओर आया। उसकी चाल में थकान साफ दिख रही थी। पैर लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार रुककर सांस ले रहा था। अरे रमेश, भीमा ने चिंता से कहा, तुम तो बिल्कुल निढाल हो गए हो। इतनी तेज धूप में काम करने की क्या जरूरत थी? खेत तो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। रमेश ने पेड़ के नीचे जमीन पर बैठते हुए कहा, भैया आप नहीं समझेंगे, यह खेत ही तो हमारी जीविका का साधन है। अगर समय पर बुवाई नहीं हुई तो बरसात के समय क्या होगा? फिर तो सारा साल भूखे पेट काटना पड़ेगा। भीमा ने अपनी लाठी एक तरफ रखी और रमेश के पास आकर बैठ गया। अरे भाई, मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता, लेकिन स्वास्थ्य के बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। तुम देखो, मैं भी तो दिन भर काम करता हूँ, लेकिन मैं समय का ध्यान रखता हूँ। रमेश ने भीमा की ओर देखा। वह जानता था कि भैया की मुखियागिरी का काम आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि खेत की मेहनत से यह काम कम कठिन था। कुछ समय बाद रमेश को प्यास की तीव्र अनुभूति हुई। उसका गला सूख रहा था और होंठ फट रहे थे। उसने पास रखे मिट्टी के घड़े की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने घड़े को हिलाया तो उसे एक झटका सा लगा। अरे यह क्या? उसकी आवाज में निराशा थी। घड़े में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। इस गर्मी में प्यास लगी है और पानी ही नहीं है। भीमा ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं अभी घर से पानी मंगवाता हूँ।
लेकिन रमेश पहले से ही उठ चुका था। नहीं भैया, आप बैठिए, मैं अभी नदी से पानी ले आता हूँ। वैसे भी नदी का ठंडा पानी इस गर्मी में बहुत राहत देगा। ठीक उसी समय घर की दिशा से एक मधुर आवाज आई। अरे सुनिए जी, अरे सुनिए। यह आवाज रेणुका की थी, रमेश की पत्नी की। वह एक बांस की टोकरी में खाना लेकर आ रही थी। रेणुका का व्यक्तित्व बेहद सुंदर था। उसके लंबे काले बाल चोटी में बंधे हुए थे, माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी और उसने एक साफ सुथरी हरी साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर भी गर्मी की लालिमा थी, लेकिन उसकी आंखों में पति के लिए अगाध प्रेम और चिंता साफ झलक रही थी। उसके हाथों में टोकरी थी जिसमें से ताजी रोटियों की महक आ रही थी। उसकी चाल में एक स्त्री की कोमलता और गृहस्थी की चिंता दोनों दिख रही थी। अरे आप क्या खाली पेट ही पानी पिएंगे? रेणुका ने प्रेम से कहा। मैं आपके लिए ताज़ा खाना बनाकर लाई हूँ। पहले आप खाना खा लीजिए, फिर पानी पीना। खाली पेट पानी पीने से तो और भी कमजोरी आएगी। रमेश के चेहरे पर रेणुका को देखकर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसकी पत्नी का यह स्नेह और देखभाल उसे हमेशा सुकून देती थी। रेणुका सही कह रही है, भीमा ने भी समर्थन किया। तुम पहले खाना खा लो, मैं अभी किसी को भेजकर नदी से पानी मंगवा देता हूँ। लेकिन रमेश का गला इतना सूख चुका था कि उसे लगा कि बिना पानी के वह एक निवाला भी नहीं निगल पाएगा। नहीं रेणुका, पहले मुझे पानी चाहिए, मेरा गला बिल्कुल सूख गया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी नदी से पानी ले आता हूँ। इतना कहकर रमेश ने घड़ा उठाया और नदी की दिशा में चल दिया। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन नदी के शीतल जल की कल्पना ने उसे कुछ स्फूर्ति दे दी थी। रेणुका और भीमा चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। रेणुका के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। भैया, रेणुका ने भीमा से कहा, रमेश जी दिन रात इसी तरह मेहनत करते रहते हैं, कभी धूप में, कभी बारिश में, कभी ठंड में। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। भीमा ने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूँ रेणुका, लेकिन रमेश का स्वभाव ही ऐसा है। वह काम को लेकर बहुत सचेत रहता है। अभी दोनों बातें कर रहे थे कि तभी कुछ लोग भीमा के पास आए और भीमा उनके साथ कहीं चला गया। इधर रमेश नदी के किनारे पहुंच गया था। नदी का नजारा बहुत ही मनमोहक था। साफ और निर्मल पानी बह रहा था, जिसमें सूरज की किरणें पड़कर हजारों हीरों की तरह चमक रही थी। किनारे पर छोटे छोटे कंकर और रेत थी और हवा के हल्के झोंकों से पानी में मधुर लहरें उठ रही थी। नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जिनकी छाया पानी पर पड़ रही थी। कुछ पक्षी पानी पी रहे थे और कुछ पानी में छप छप कर रहे थे। यह दृश्य इतना शांतिदायक था कि रमेश की सारी थकान कुछ कम हो गई। वाह, नदी माता का यह रूप देखकर तो मन प्रसन्न हो जाता है, रमेश ने मन ही मन कहा। प्रकृति का यह उपहार कितना मूल्यवान है। उसने घड़े को पानी में डुबोया। जैसे ही ठंडे पानी का स्पर्श उसके हाथों को लगा, उसे एक अद्भुत राहत मिली। उसने अपनी अंजलि में पानी भरा और पहले अपने चेहरे पर छिड़का, फिर पिया। ठंडे पानी से उसके सूखे गले को जो राहत मिली, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। आहा, इससे स्वादिष्ट और राहत देने वाला तो कोई पेय हो ही नहीं सकता, रमेश ने संतुष्टि से कहा। उसने कुछ और अंजुलियां पानी की पी और फिर घड़े को भरने लगा। पानी पीने के बाद उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई हो। उसकी सांस सामान्य हो गई थी और चेहरे की लालिमा भी कम हो गई थी। इधर रेणुका पेड़ के नीचे बैठी रमेश का इंतजार कर रही थी। उसका मन बेचैन था। सूरज अभी भी अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था और हवा के झोंके भी गर्म लू की तरह महसूस हो रहे थे। इतनी देर हो गई, रेणुका ने मन ही मन सोचा। अभी तक वे आए क्यों नहीं? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? इस भीषण गर्मी में कहीं वे बेहोश तो नहीं हो गए? उसकी आंखें लगातार नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर टिकी हुई थी। उसके मन में अपने पति के अथक परिश्रम का चित्र घूम रहा था। वह रोज देखती थी कि कैसे रमेश सुबह से शाम तक खेतों में झुका रहता है, कैसे उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है।
तभी रमेश को आते देखकर रेणुका के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। रमेश धीरे धीरे आ रहा था। घड़ा उसके एक हाथ में था और दूसरा हाथ उसने अपने माथे पर रखा हुआ था, लेकिन अब उसके चेहरे पर पहले जैसी परेशानी नहीं थी। अरे रेणुका, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहाँ खोई हुई हो? लगता है कुछ गहरी सोच में हो। रेणुका की आंखों में राहत की चमक थी। अरे आप आ गए। मैं सोच रही थी कि कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं। अरे नहीं नहीं, रमेश ने घड़ा एक तरफ रखते हुए कहा, नदी का पानी पीकर तो मैं बिल्कुल तरोताजा हो गया हूँ। अब जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रेणुका ने मुस्कुराते हुए टोकरी खोली। अंदर गर्मागर्म रोटियां थी, आलू की सब्जी थी, दाल थी और एक छोटी सी कटोरी में घर का बना मक्खन था। खाने की महक से ही भूख बढ़ जाती थी। वाह वाह, रमेश की आंखें चमक उठीं। रेणुका, तुम्हारे हाथों में तो वाकई जादू है। तुम्हारे हाथों का बना खाना खाकर सारी थकान उतर जाती है। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे, लेकिन रेणुका के चेहरे पर उदासी की एक हल्की सी छाया थी। वह बार बार रमेश की ओर देख रही थी और फिर कुछ सोचने लगती थी। रमेश ने जल्दी ही इस बात को भांप लिया। वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता था। अरे रेणुका, रमेश ने खाते खाते कहा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कोई बात है क्या? रेणुका ने एक गहरी सांस ली। वह इस बात को कहने में हिचकिचा रही थी, लेकिन उसे लगा कि अब वक्त आ गया है। कुछ खास नहीं, रेणुका ने धीरे से कहा, बस आपके बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। भला मेरे बारे में क्या सोचने की बात है? रेणुका ने अपनी आंखें उठाकर सीधे रमेश की आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्रेम के साथ साथ एक गहरी चिंता भी थी। सुनिए जी, रेणुका ने धीरे से कहा, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते रहते हैं, चाहे धूप हो या बारिश, चाहे ठंड हो या गर्मी, आप हमेशा बाहर ही रहते हैं। रमेश ने अपना खाना रोका और ध्यान से रेणुका की बात सुनने लगा। आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, रेणुका ने आगे कहा। आपका वजन कम हो गया है, आपके चेहरे पर हमेशा थकान दिखती है। मुझे डर लगता है कि कहीं इस तरह की मेहनत से आपकी सेहत बिगड़ न जाए। रमेश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह समझ गया था कि रेणुका की चिंता सच्ची है। लेकिन रेणुका, रमेश ने धैर्य से कहा, यही तो मेरा काम है, यही मेरा धर्म है। अगर मैं खेतों में काम नहीं करूंगा तो अनाज कैसे उगेगा? और अगर अनाज नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या? लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं? रेणुका ने अपनी बात रखी कि ऐसे भी लोग हैं जो कभी खेत में काम नहीं करते, फिर भी उन्हें खाने की कमी नहीं होती। रमेश को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कुछ समझा नहीं रेणुका, तुम कहना क्या चाहती हो? रेणुका ने साहस जुटाया और अपने मन की बात कह दी। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप तो दिन रात खेत में मेहनत करते रहते हैं, लेकिन भैया दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। क्या कभी वे भी खेत में काम नहीं कर सकते? रमेश ने तुरंत अपने भाई का बचाव किया। अरे नहीं रेणुका, भैया घूमते नहीं हैं, वे गांव के मुखिया हैं। उन्हें लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, उनका समाधान करना पड़ता है। यह भी तो एक महत्वपूर्ण काम है। मैं जानती हूँ, रेणुका ने कहा, लेकिन क्या आप मुखियागिरी नहीं कर सकते? आप में भी तो समझदारी है, लोगों से बात करने की कला है। आप मुखियागिरी करिए और भैया खेत में काम करें। रमेश ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में झिझक थी। अरे नहीं नहीं रेणुका, भला मैं मुखियागिरी कैसे कर पाऊंगा? मुझे तो इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस खेती बाड़ी का काम जानता हूँ। अरे आप भी ना, रेणुका ने उत्साह से कहा। यदि पता नहीं है तो सीख भी तो जाएंगे। हर काम सीखने से ही आता है। आप इतने समझदार हैं, जल्दी सीख जाएंगे। नहीं नहीं रेणुका, रमेश ने साफ इनकार कर दिया। यह काम मेरे बस का नहीं है। मैं सिर्फ अपने खेत और अपनी मिट्टी की भाषा समझता हूँ। रेणुका को लगा कि रमेश की सोच को बदलना होगा। उसने थोड़े मजाक के अंदाज में कहा,
अरे मुखिया बनना कोई बहुत कठिन काम थोड़े ही है। बस एक लाठी हाथ में लो, सिर पर पगड़ी बांध लो, बस हो गए मुखिया जी। रमेश ने एक लंबी सांस ली। अरे रेणुका, तुम इस काम को जितना आसान समझ रही हो, शायद उतना आसान नहीं है। मुखियागिरी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन रेणुका अब मानने वाली नहीं थी। उसने अपना निर्णय कर लिया था। नहीं जी, अब मैं आपकी कोई बहस नहीं सुनूंगी। कल से आप मुखियागिरी ही करेंगे, बस मैंने फैसला कर लिया है। उसकी आवाज में एक स्त्री की वह दृढ़ता थी जो अपने पति की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती है। रमेश ने देखा कि रेणुका अब किसी भी तर्क को मानने वाली नहीं है। वह समझ गया कि अब उसे हार माननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है रेणुका, रमेश ने हार कर कहा, मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही फैसला है। शाम का समय था। सूरज पश्चिम में ढलने लगा था और आकाश में लाली छाने लगी थी। खेत का दिन भर का काम निपटाकर रमेश और भीमा घर के आंगन में बैठे थे। आंगन में एक पुराना चबूतरा था जिस पर वे दोनों बैठे थे। भीमा अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। धुएं के छल्ले हवा में तैर रहे थे और एक मीठी खुशबू आंगन में फैल रही थी। उनके सामने दिन भर के कुछ कागजात बिखरे हुए थे, गांव के कुछ विवादों के दस्तावेज, कुछ चिट्ठियां। रमेश चुपचाप कुछ सोच रहा था। वह कई बार कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, फिर चुप हो जाता। रेणुका पास ही रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार रमेश पर जाती थी। वह इंतजार कर रही थी कि कब रमेश भीमा से बात करेगा। आखिर रमेश ने हिम्मत की। भैया, उसने संकोच से कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। भीमा ने हुक्का एक तरफ रखा और रमेश की ओर पूरा ध्यान दिया। हाँ रमेश, कहो क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं? रमेश ने गहरी सांस ली। जी भैया, दरअसल मैं यह कहना चाहता था कि मैं बहुत दिनों से खेत में काम करता आया हूँ और आप मुखियागिरी करते आए हैं। भीमा ने ध्यान से सुना। हाँ तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप खेतों में काम करें और मैं मुखियागिरी करूं। रमेश ने अपनी बात पूरी की। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी क्योंकि वह जानता था कि यह एक बड़ी बात है। भीमा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। वह कुछ देर रमेश को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, रमेश, यह कैसी बात कर रहे हो? मुखियागिरी करना कोई खेल नहीं है, इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन भैया, रमेश ने कहा, हर काम करने से ही सीखा जाता है। आप मुझे एक मौका दीजिए, शायद मैं भी यह काम अच्छे से कर सकूं। भीमा कुछ देर चुप रहे। उन्होंने रमेश की आंखों में देखा। वहां एक नई उम्मीद और उत्सुकता का भाव था। भीमा को लगा कि शायद रमेश वाकई इस काम को करने का मन बना चुका है। लेकिन रमेश, भीमा ने समझाने की कोशिश की, मुखियागिरी में सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता। लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती हैं, झगड़ों को सुलझाना पड़ता है, अदालत में जाना पड़ता है। बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं समझता हूँ भैया, रमेश ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी यह सब सीख सकता हूँ। भीमा ने फिर कुछ देर सोचा। उन्हें अपने छोटे भाई पर प्रेम था और वे उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहते थे। आखिर उन्होंने फैसला कर लिया। ठीक है रमेश, भीमा ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कल से तुम मुखियागिरी करना और मैं खेतों में काम करूंगा। उनकी आवाज में हमेशा की तरह उदारता थी। उन्हें अपने भाई पर भरोसा था, भले ही वे थोड़ा संशय में भी थे। रेणुका रसोई से यह बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। रमेश के चेहरे पर भी राहत थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी मन में आ रहा था। उसे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है। अगली सुबह सूरज उगते ही रमेश उठ गया। आज उसे मुखियागिरी की शुरुआत करनी थी। उसने नहाया धोया और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, सफेद कुर्ता, सफेद धोती और भीमा की लाल पगड़ी। रेणुका ने उसकी पगड़ी ठीक से बांधी। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसने गर्व से कहा। बिल्कुल असली मुखिया की तरह। रमेश ने हाथ में भीमा की लकड़ी की लाठी ली। यह लाठी मुखियागिरी का प्रतीक थी। उसमें सुंदर नक्काशी थी और ऊपर चांदी का काम था। कैसा लग रहा हूँ?
रमेश ने रेणुका से पूछा। बहुत बढ़िया, रेणुका ने खुशी से कहा। आज आप आराम से काम कर सकेंगे, कोई धूप में खेत में खड़े रहने की जरूरत नहीं। रमेश को लगा कि वाकई यह काम आसान लग रहा है। उसके मन में एक अजीब सा गर्व और उत्साह था। अच्छा रेणुका, रमेश ने कहा, मैं जाता हूँ, शाम को वापस आऊंगा। भीमा भी तैयार हो गए थे। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे और खेत के काम के लिए औजार तैयार किए थे। रमेश, भीमा ने कहा, यदि कोई बड़ी समस्या आ जाए तो घबराना मत, वापस आकर मुझसे सलाह लेना। हाँ भैया, मैं समझ गया, रमेश ने आत्मविश्वास से कहा। और इस तरह रमेश अपनी पहली मुखियागिरी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए रमेश के मन में अजीब से विचार आ रहे थे। वाह, मुखिया बनना तो कितना आसान है। बस इधर उधर घूमो, लोगों से बात करो, कोई धूप में खड़े होकर हल चलाने की जरूरत नहीं, कोई पसीना बहाने की जरूरत नहीं। उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था। वह अपनी पगड़ी को बार बार ठीक कर रहा था और लाठी को मजे से घुमा रहा था। लगता है भैया ने मुझसे अब तक यह बात इसीलिए छुपाई थी कि कहीं मैं भी आसान काम न मांग लूं, रमेश ने मन ही मन सोचा। लेकिन अब तो मैंने सच्चाई जान ली है। रमेश चलते चलते पास के गांव में पहुंच गया। यह गांव भीमा के इलाके में आता था, इसलिए यहाँ के लोग मुखिया को जानते थे। गांव की गलियां चहल पहल से भरी थी। औरतें अपने घरों के आगे बैठकर काम कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे, आदमी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रमेश गर्व से सीना तानकर चल रहा था। उसे लगा कि लोग उसे मुखिया समझकर सम्मान देंगे। तभी एक घर के सामने से एक आवाज आई, अरे ओ भैया, जरा रुकना। यह आवाज एक अधेड़ उम्र की औरत की थी। उसका नाम शकुंतला था। वह अपने घर के आगे बैठी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत भरी मुस्कान थी। शकुंतला को लोग उसकी चतुराई के लिए जानते थे। वह अक्सर लोगों से पहेलियां पूछा करती थी। रमेश रुक गया। उसने शकुंतला की ओर देखा। जी हाँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? रमेश ने पूछा। शकुंतला ने उसे ध्यान से देखा। अरे तुम कौन हो भाई? तुम तो मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। रमेश को थोड़ा अजीब लगा। आपको मैं जाना पहचाना लग रहा हूँ, लेकिन मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। अच्छा, शकुंतला ने कहा, तो फिर तुम कौन हो, क्या काम करते हो? रमेश को लगा कि यह उसके लिए अपना परिचय देने का सही मौका है। उसने गर्व से अपना सीना तानते हुए कहा, मैं बसंत नगर का मुखिया रमेश हूँ। उसकी आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट थी, क्योंकि वह पहली बार खुद को मुखिया बता रहा था। शकुंतला ने उसे ध्यान से देखा। फिर उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आई। ओहो, तो तुम मुखिया हो? शकुंतला ने कहा, लेकिन भाई तुम तो कहीं से भी मुखिया नहीं लग रहे हो। मुखिया तो और तरह के होते हैं। रमेश को यह बात अच्छी नहीं लगी। अरे नहीं, मैं सच में मुखिया हूँ। देखिए, मेरे पास मुखिया वाली पगड़ी है, लाठी है। अच्छा, शकुंतला ने कहा, यदि तुम सच में मुखिया हो तो क्या तुम मेरे 2 सवालों का जवाब दे सकते हो? रमेश को लगा कि यह एक अच्छा मौका है अपनी मुखियागिरी दिखाने का। हाँ, मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? शकुंतला की आंखों में एक चमक आई। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी, लेकिन सुनो, एक शर्त है। क्या शर्त? रमेश ने पूछा। यदि तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें धन दूंगी, लेकिन यदि गलत जवाब दिया या जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे सिर पर 5 जोरदार जूते मारूंगी। मंजूर है? 5 जूते रमेश के मुंह से निकला। उसकी आवाज में डर था। क्यों मुखिया जी? शकुंतला ने व्यंग्य किया। डर गए? निकल गई सारी मुखियागिरी। रमेश को लगा कि उसकी इज्जत दांव पर है। गांव के कुछ लोग भी इकट्ठे होकर देखने लगे थे। अगर वह यहाँ से भाग गया तो सभी को पता चल जाएगा कि वह डरपोक है। अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा, रमेश ने झूठी हिम्मत दिखाते हुए कहा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? शकुंतला के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आई। अच्छा मुखिया जी, मेरा सवाल सुनिए। आप मुझे एक बात बताइए, अल्ले पार की
और एक बात बताइए, पल्ले पार की? यदि नहीं बता पाए तो मैं आपको 5 जूते मारूंगी। रमेश का दिमाग एकदम से घूम गया। अरे यह कैसा सवाल है? अल्ले पार की और पल्ले पार की, यह क्या होता है? उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। क्या हुआ मुखिया जी? शकुंतला ने फिर पूछा। कहाँ चले गए? मैं यही हूँ, रमेश ने हकलाते हुए कहा। लेकिन यह कैसा सवाल है? मैंने आज तक ऐसा सवाल नहीं सुना। यही तो मेरा सवाल है मुखिया जी, शकुंतला ने कहा। आपको मेरी शर्त तो याद ही होगी। रमेश का गला सूखने लगा। उसे अपनी मूर्खता का एहसास होने लगा। हाँ याद है, लेकिन जरा मुझे सोचने का समय दीजिए। वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरे भगवान, रमेश मन ही मन बड़बड़ाने लगा। यह कैसी मुसीबत में फंस गया? रेणुका के कहने में आकर क्या गलती कर दी? अच्छा खासा खेत में काम करता था, अब इस औरत के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। तो मुखिया जी, शकुंतला ने कहा, लगता है आपको जवाब नहीं पता। अब तो आपको जूते खाने ही पड़ेंगे। रमेश ने हार मान ली। जी, लगता है मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं पता। आप अपनी शर्त पूरी कर सकती हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर झुका लिया। शकुंतला ने अपनी चप्पल उठाई और रमेश के सिर पर 5 जोरदार जूते मारे। हर जूते के साथ रमेश को अपनी मूर्खता का एहसास हो रहा था। आसपास के लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे वाह, यह कैसा मुखिया है जो एक औरत के सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता। जाइए मुखिया जी, शकुंतला ने व्यंग्य के साथ कहा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। रमेश ने शर्मिंदगी से अपनी पगड़ी और लाठी उठाई और वहां से चला गया। उसकी चाल में अब कोई गर्व नहीं था, केवल अपमान और हार थी। शाम को रमेश घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, पगड़ी तिरछी हो गई थी और वह बुरी तरह निराश था। रेणुका ने दूर से ही देख लिया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? रेणुका ने पूछा। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भीमा भी खेत से वापस आ गया था। वह थका हुआ था लेकिन संतुष्ट भी था। रमेश ने अपनी लाठी और पगड़ी भीमा के सामने फेंक दी। भैया, यह लीजिए अपनी लाठी और पगड़ी। मुझसे मुखियागिरी नहीं होती, भीमा ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन क्या हुआ रमेश, कुछ तो बताओ। भैया, मुझे समझ नहीं आता कि आप मुखियागिरी करते हैं या रोज जूते खाते हैं, रमेश ने गुस्से में कहा। अरे यह क्या कह रहे हो? भीमा ने धैर्य से पूछा। जूते? क्या हुआ है? रमेश ने फिर पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे शकुंतला ने उससे अल्ले पार की और पल्ले पार की वाला सवाल पूछा था और कैसे उसे जूते खाने पड़े थे। सब कुछ सुनने के बाद भीमा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। वे समझ गए कि उनके भाई के साथ क्या हुआ है। भैया, रमेश ने दुखी होकर कहा, आप ही अपनी मुखियागिरी संभालिए। मैं वापस अपने खेत में काम करूंगा। कम से कम वहां तो मैं अपना काम जानता हूँ। भीमा ने अपने छोटे भाई की दुर्दशा देखी। उनके मन में उस औरत के प्रति क्रोध का भाव उपजा जिसने रमेश का अपमान किया था। रमेश, भीमा ने कहा, तुम परेशान मत हो। मैं कल उस औरत से मिलूंगा और उसे समझाऊंगा कि उसने गलत किया है। लेकिन भीमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे सोच रहे थे कि उस औरत को एक जोरदार सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन भीमा ने अपनी पूरी तैयारी की। उन्होंने वही पगड़ी पहनी जो रमेश ने पहनी थी, वही लाठी ली। लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। भीमा को मुखियागिरी का कई सालों का अनुभव था। वे जानते थे कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए। चलने से पहले उन्होंने रमेश से पूछा, रमेश, उस औरत का घर कहाँ है और उसका नाम क्या है? भैया, उसका नाम शकुंतला है और वह मुख्य बाजार के पास रहती है, रमेश ने बताया। भीमा मुस्कुराए। ठीक है, मैं जाता हूँ। आज मैं उसे दिखाता हूँ कि असली मुखियागिरी क्या होती है, रेणुका ने चिंता से कहा। भैया,
कहीं आपको भी कोई परेशानी न हो जाए। अरे रेणुका, भीमा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं बरसों से मुखियागिरी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। रमेश ने भी कहा, भैया उस औरत से सावधान रहिएगा, वह बहुत चालाक है। भीमा ने हंसकर कहा, रमेश, चालाकी से चालाकी का मुकाबला किया जाता है। आज तुम देखना कि मैं उसे कैसा सबक सिखाता हूँ। भीमा चलते चलते शकुंतला के गांव पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। वे जानते थे कि शकुंतला चतुर है, इसलिए उसे हराने के लिए और भी चतुराई की जरूरत होगी। उन्होंने शकुंतला को दूर से ही देख लिया। वह अपने घर के सामने बैठी हुई थी। भीमा ने जानबूझकर उसे आवाज दी, अरे बहन जी, जरा मेरी बात सुनिए। शकुंतला ने भीमा की ओर देखा। उसके चेहरे पर वही शरारत भरी मुस्कान थी। हाँ भाई, कहो क्या बात है। बस यूं ही आपको देखकर लगा कि आप इस इलाके की रहने वाली हैं। मैं यहाँ नया हूँ, इसलिए थोड़ा परिचय करना चाहता था, भीमा ने विनम्रता से कहा। शकुंतला को लगा कि यह व्यक्ति कल वाले से अलग है। अच्छा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैं बसंत नगर का मुखिया भीमा हूँ, भीमा ने गर्व से कहा। उनकी आवाज में एक प्राकृतिक अधिकार था। शकुंतला की आंखों में चमक आई। ओहो, तो बसंत नगर का एक और मुखिया आ गया। कल भी तो वहां से एक मुखिया आया था। भीमा ने अनजान होने का नाटक किया। अच्छा, कोई और भी आया था? हाँ हाँ, शकुंतला ने कहा, लेकिन वह तो बड़ा ही कमजोर मुखिया था। मेरे 2 सवालों का जवाब भी नहीं दे पाया। अंत में उसे जूते खाकर वापस जाना पड़ा। भीमा ने आश्चर्य का नाटक किया। अरे, यह तो बड़ी अजीब बात है। आपके सवाल कैसे थे? शकुंतला को लगा कि उसे एक और शिकार मिल गया है। अरे, मेरे सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन आज तक कोई भी उनका जवाब नहीं दे पाया। वाह, भीमा ने कहा, मुझे भी सुनाइए। हो सकता है मैं जवाब दे सकूं। सवाल तो सुनाऊंगी। शकुंतला ने अपनी शर्त दोहराई, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? भीमा ने पूछा। यदि आपने मेरे सवालों का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको ढेर सारा धन दूंगी, लेकिन यदि नहीं दे पाए तो मैं आपके सिर पर 5 जूते मारूंगी। मंजूर है? भीमा ने बिना किसी झिझक के कहा। हाँ हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पूछिए आपका सवाल। शकुंतला ने वही सवाल दोहराया। मुखिया जी, आप मुझे एक बात बताइए, अल्ले पार की, और एक बात बताइए, पल्ले पार की। भीमा के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आई। वे समझ गए कि यह वही सवाल है जिसने रमेश को परेशान किया था, लेकिन उनके पास इसका हल था। अच्छा, यह सवाल है, भीमा ने कहा, तो मैं पहले आपको अल्ले पार की बात सुनाता हूँ। शकुंतला ने ध्यान से सुनने की तैयारी की। आपको पता है, भीमा ने शुरू किया, जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। इस गांव के दक्षिण में जो जंगल है, उसमें मैंने देखा कि वहाँ एक एक हाथ लंबी लौकियां लगी हुई हैं। शकुंतला की आंखें चमक उठीं। उसने कभी इतनी बड़ी लौकी नहीं देखी थी। सच में? शकुंतला ने उत्सुकता से पूछा। इतनी बड़ी लौकी? हाँ हाँ, भीमा ने कहा। मैं खुद देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी बड़ी बड़ी लौकियां मैंने आज तक नहीं देखी थी। शकुंतला के मन में लालच आ गया। वह तुरंत उठ खड़ी हुई। मुखिया जी, आप यहीं बैठिए, मैं जल्दी से एक लौकी तोड़ कर लाती हूँ। हाँ हाँ, भीमा ने कहा, लेकिन जल्दी आइएगा, मुझे और भी कई काम निपटाने हैं। शकुंतला तुरंत ही भागकर जंगल की ओर चली गई। उसके मन में बड़ी लौकी पाने की लालसा थी। शकुंतला के जाने के बाद भीमा वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में शकुंतला का पति काम से वापस आया। उसका नाम रामदास था। रामदास ने भीमा को अपने घर के सामने बैठा देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अरे मुखिया जी, आपका हमारे घर कैसे आना हुआ? अरे कुछ खास नहीं भाई, भीमा ने सहजता से कहा। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी पत्नी ने मुझे बैठने को कहा। अच्छा अच्छा, रामदास ने कहा।
अरे शकुंतला, मुखिया जी आए हैं, कुछ खिलाने पिलाने का इंतजाम करो। भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाई, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? रामदास हैरान हुआ। लेकिन मेरी पत्नी कहाँ गई? वह तो घर में ही थी। भीमा ने चतुराई से कहा। अरे हाँ भाई, वह तो घर में ही थी, लेकिन अभी अभी एक आदमी यहाँ आया था। उसने आपकी पत्नी की तरफ कुछ इशारा किया तो आपकी पत्नी उसके पीछे पीछे दक्षिणी जंगल की ओर चली गई। रामदास का चेहरा लाल हो गया। क्या कह रहे हैं मुखिया जी, यह कैसी बात है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई, भीमा ने गंभीरता से कहा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो दक्षिणी जंगल में जाकर देख लीजिए। रामदास के मन में संदेह पैदा हो गया। मुखिया जी सच कह रहे होंगे। आखिर शकुंतला किसके साथ गई है? वह तुरंत ही गुस्से में जंगल की ओर दौड़ा। इधर शकुंतला जंगल में भटक रही थी। यह क्या, यहाँ तो कोई लौकी नहीं दिख रही। शायद झाड़ियों के पीछे हो। वह झाड़ियों के पीछे गई। ठीक उसी समय रामदास भी वहां पहुंच गया। उसने शकुंतला को झाड़ियों के पीछे देखा तो उसका संदेह पक्का हो गया। अरे कमीनी, रामदास ने चिल्लाकर कहा, तू यहाँ किससे मिलने आई है? झाड़ियों के पीछे क्या कर रही है? शकुंतला घबरा गई। अरे आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो यहाँ लौकी ढूंढने आई थी। झूठ बोलती है, रामदास ने गुस्से में कहा। लौकी झाड़ियों के पीछे मिलती है? मैं दिखाता हूँ तुझे लौकी। और रामदास ने शकुंतला को 5-6 डंडे जमा दिए। इधर भीमा अपनी लाठी के सहारे घर के बाहर बैठा था, मन ही मन अपनी योजना के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे कोई कुशल शतरंज खिलाड़ी अपनी चालों के फल की प्रतीक्षा करता है। तभी दूर से धूल उड़ाता हुआ एक युवक आता दिखाई दिया। भीमा ने उसे आते देखा तो तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपनी लाठी का सहारा लेते हुए आधिकारिक स्वर में बोला, अरे रुकिए भाई, आप कौन हैं और इस प्रकार घर के अंदर क्यों घुसे चले जा रहे हैं? भीमा की आवाज में एक मुखिया का अधिकार झलक रहा था। शकुंतला का भाई रुका और हाफते हुए बोला, अरे नमस्कार, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ भाई साहब, यह मेरे जीजा जी का घर है। मैं अपनी बहन शकुंतला से मिलने आया हूँ। भीमा के मन में एक कड़वी मुस्कान आई। अच्छा, तो यह उस दुष्ट औरत का भाई है, उसने मन में सोचा, लेकिन बाहर से वह गंभीर बना रहा। शकुंतला का भाई भीमा के चेहरे के भाव देखकर परेशान हो गया। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप कहाँ खो गए? उसने चिंता से पूछा। भीमा ने एक लंबी सांस ली और दुखी स्वर में बोला, कहीं नहीं भाई, बड़ा ही बुरा हुआ है तुम्हारी दीदी और जीजा जी के साथ। बहुत ही दुखद समाचार है। उसकी आवाज में वास्तविक दर्द का अभिनय था। बुरा? क्या बुरा हुआ है भाई साहब? शकुंतला के भाई का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? मेरी बहन तो ठीक है ना? भीमा ने अपनी आंखों में कृत्रिम आंसू लाते हुए कहा। अरे भाई साहब, तुम्हारी बहन के ससुर जी का देहांत हो गया है। हाँ, वही बुजुर्ग जिन्होंने इस घर को इतने प्रेम से बसाया था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कि वास्तव में कोई दुखद घटना हुई हो। शकुंतला के भाई की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे हुआ? कब हुआ? आज सुबह ही, भीमा ने आगे कहा। इसीलिए तुम्हारे जीजा जी और तुम्हारी बहन दक्षिणी जंगल में जाकर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। वे कहते हैं कि वहीं शांति मिलती है, पेड़ों की छांव में अपने दुख को बांटने से। भीमा ने अपना अभिनय जारी रखते हुए कहा, मैंने उन्हें वापस लाने का बहुत प्रयास किया, समझाया कि घर आ जाएं, लेकिन वे दोनों नहीं माने। कहते हैं कि अभी उनका दिल नहीं कर रहा घर आने का। उसने रुककर एक गहरी सांस ली। अब तुम ही जाकर देखो भाई, शायद तुम्हें देखकर उनका दिल बहल जाए और वे घर वापस आ जाएं। आखिर तुम उनके अपने हो। इतना सुनते ही शकुंतला के भाई के होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कुछ और पूछे तुरंत दौड़ पड़ा। हे भगवान, मेरी बेचारी बहन और जीजा जी, वे अकेले कैसे इस दुख को सह रहे होंगे? वह भागते हुए बुदबुदा रहा था।
मुझे तुरंत जाकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। भीमा उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराया। बस अब तो तमाशा शुरू होगा, उसने सोचा। जैसे ही शकुंतला का भाई दक्षिणी जंगल में पहुंचा, उसे दूर से ही अपनी बहन और जीजा दिखाई दिए। लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह उसकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। शकुंतला तो सच में रो रही थी, लेकिन उसका पति गुस्से में चिल्ला रहा था। दोनों के बीच कोई तीखी बहस चल रही थी। यह शोक का दृश्य तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शकुंतला का भाई भ्रम में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद दुख के कारण उनमें कोई मतभेद हो गया है। वह दौड़कर उनके पास गया। अरे जीजा जी, उसने सांस फूलते हुए कहा, आप दुखी ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपका दिल कितना भारी होगा, लेकिन यह तो प्रकृति का नियम है ना। फिर उसने अपनी बहन की ओर देखा। अरे बहन, तुम भी इतना मत रो। मैं जानता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना दुखदायी है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसका मुझे भी उतना ही दुख है। यह सुनकर पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह चिल्लाकर बोला, अरे बेवकूफ, तू यह क्या बक रहा है? यह कैसा प्रकृति का नियम है कि तेरी बहन यहाँ अपने आशिक को ढूंढ रही है, मुझसे बेवफाई कर रही है और तू उसे प्रकृति का नियम बता रहा है। पति की आवाज में इतना गुस्सा था कि पास के पेड़ों पर बैठे पंछी भी डरकर उड़ गए। शकुंतला का भाई सन्न रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन जीजा जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरी बहन किसी मृतक के लिए आंसू बहाकर बेवफाई कैसे कर सकती है? मैं तो समझ नहीं पा रहा। क्या मृतक? पति ने आंखें तरेड़ते हुए पूछा। अरे मूर्ख, यहाँ पर मृतक कौन है? कौन मरा है यहाँ? शकुंतला का भाई हकलाते हुए बोला। जीजा जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है पिताजी की मृत्यु के सदमे में आप बिल्कुल परेशान हो गए हैं। शायद आपको होश नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। पति ने अपना सिर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, अरे गधे, मैं किसी सदमे में नहीं हूँ। मेरे होश बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पिता की मृत्यु तो 10 साल पहले ही हो चुकी थी। अब वे कहाँ से आकर मर गए? भाई रुका और अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, अरे हाँ, यह बात तो मैं एकदम भूल ही गया था। इसका मतलब? उसकी आंखों में एहसास की चमक आई। इसका मतलब उस बूढ़े आदमी ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। शकुंतला का भाई भी अब कुछ समझने लगा था। लेकिन जीजा जी, अरे मूर्ख, पति ने अपने साले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो पैदाइशी बेवकूफ है। तुझे भला कौन बेवकूफ बना सकता है? शकुंतला का भाई शर्मिंदा होकर बोला, जीजा जी गुस्सा मत करिए। मुझे तो यह बात उस आदमी ने ही बताई थी जो आपके घर के बाहर बैठा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति, लाल पगड़ी वाला, हाथ में लाठी लिए हुए था। उसने ही कहा था कि आपके पिता की मृत्यु हो गई हो और आप दोनों यहाँ बैठकर शोक मना रहे हैं। अब शकुंतला भी बोली, अरे हाँ, उसी मुखिया ने तो मुझसे भी कहा था कि इस जंगल में बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी लौकी लगी हुई है, तभी तो मैं इस जंगल में आई थी। पति की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। अरे हाँ, उसी मुखिया ने तो मुझसे भी कहा था कि शकुंतला यहाँ किसी और आदमी से मिलने आई है। वह मुट्ठी भींचकर बोला, इसका मतलब साफ है, उस धूर्त मुखिया ने ही हम तीनों को अलग अलग झूठी कहानियां सुनाकर बेवकूफ बनाया है। शकुंतला का भाई सिर खुजाते हुए बोला, लेकिन जीजा जी, वह ऐसा क्यों करेगा? उसका क्या फायदा इसमें? यही तो अब पता करना है। पति ने दांत पीस कर कहा, चल वापस चलते हैं और उस बदमाश से पूछते हैं कि उसने हमारे साथ यह धोखा क्यों किया। इधर भीमा अभी भी घर के बाहर बैठा हुआ था। वह अपनी लाठी से जमीन पर कुछ आकृतियां बना रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी योजना कामयाब हो चुकी है। सूरज लगभग डूब चुका था और आसमान में लाली छा गई थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में वापस लौट रहे थे। अब तो मेरे तीनों मेहमान वापस आने ही वाले होंगे, भीमा ने मन में सोचा। तभी दूर से तीनों आते हुए दिखाई दिए। भीमा धीरे से खड़ा हुआ।
अब उसके चेहरे पर वह मासूमियत नहीं थी जो पहले थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ता और गंभीरता आ गई थी। तीनों गुस्से में भीमा के पास वापस आए। मुखिया जी, शकुंतला ने गुस्से में कहा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? भीमा ने शांति से अपनी लाठी पर हाथ रखा। क्षमा करिए बहन जी, लेकिन इसकी शुरुआत आपने ही की थी। फिर भीमा ने पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे शकुंतला ने रमेश का मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया था। शकुंतला के पति ने सब सुनकर अपनी पत्नी की ओर देखा। शकुंतला शर्मिंदा थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी। आपने पूछा था अल्ले पार की और पल्ले पार की बात, भीमा ने समझाया, तो मैंने आपको अल्ले पार यानी उस पार की कहानी सुनाई, लौकी वाली, और पल्ले पार का मतलब था इस पार की कहानी, यानी यह सब जो अभी हुआ। शकुंतला को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि भीमा ने उसे एक सबक सिखाया है। मुखिया जी, शकुंतला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपके भाई का अनुचित मजाक उड़ाया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भीमा के चेहरे पर दया का भाव आया। मैं आपको क्षमा करता हूँ बहन जी, लेकिन याद रखिए, भविष्य में कभी भी किसी की मेहनत का या किसी के सीखने की कोशिश का मजाक न उड़ाए। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति में बेहतर करने की कोशिश करता है। रामदास ने भी शर्मिंदगी से कहा, मुखिया जी हमें माफ करें, हमें आपकी बात समझ आ गई है। भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, यह सब हो गया, अब भूल जाइए, लेकिन इससे सबक सीखिए। भीमा ने फिर से अपनी लाठी उठाई और अपनी पगड़ी ठीक की। वह मुस्कुराता हुआ बसंत नगर की ओर वापस चल दिया। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुखिया की गरिमा और संतोष था। उसने न केवल अपने भाई के अपमान का बदला लिया था, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया था कि किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना या उसे कम आंकना कितना भारी पड़ सकता है। असली मुखियागिरी केवल घूमना नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, न्याय और लोगों के सम्मान की रक्षा करना है। घर आकर भीमा ने रमेश को पूरी कहानी सुनाई। भैया, रमेश ने आश्चर्य से कहा, आपने यह सब कैसे किया? भीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रमेश, मुखियागिरी सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। इसमें बुद्धि, धैर्य और लोगों को समझने की कला चाहिए होती है। जो अनुभव मुझे इतने सालों में मिला है, वह एक दिन में नहीं आ सकता। रेणुका भी सब कुछ सुन रही थी। उसे अब एहसास हुआ कि उसने गलत फैसला किया था। मुझे माफ कर दीजिए, रेणुका ने कहा। मैंने सोचा था कि मुखियागिरी आसान काम है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि हर काम की अपनी कठिनाइयाँ होती हैं। रमेश ने भी अपनी गलती मानी। भैया, मुझे अब एहसास हुआ है कि मुखियागिरी कितना कठिन काम है। मैं वापस अपने खेत में काम करूँगा। मुझे अपना काम अच्छा लगता है। भीमा ने दोनों को समझाया, देखो, हर व्यक्ति के पास अलग अलग गुण होते हैं। रमेश, तुम खेती में माहिर हो। तुम्हारी मेहनत से ही हमारे घर में अनाज आता है। यह काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुखियागिरी। और रेणुका, भीमा ने रेणुका की ओर देखकर कहा, तुम गृहस्थी में माहिर हो। तुम्हारे बिना यह घर नहीं चल सकता। हम सबके काम अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं। रेणुका की आंखें भर आईं। भैया, आपने हमें बहुत अच्छी सीख दी है। उस दिन के बाद से रमेश फिर से अपने खेत में काम करने लगा, लेकिन अब उसकी मेहनत में एक नई समझ थी। वह जानता था कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। भीमा भी अपनी मुखियागिरी में वापस लौट गए, लेकिन अब वे और भी समझदारी से काम करते थे। रेणुका ने भी अपनी गलती से सीख लिया। अब वह रमेश की मेहनत की और भी कदर करती थी। धन्यवाद। अगली कहानी। धूप की सुनहरी किरणें आंगन में बिखरकर जैसे आंगन को एक चमकदार चादर से ढक रही थी, लेकिन उस उजाले के बीच भी गोपाल के चेहरे पर बेचैनी की परछाई साफ नजर आ रही थी। वह हर कुछ पल बाद दरवाजे की ओर देख लेता, मानो किसी का इंतजार उसके भीतर चुभन सा पैदा कर रहा हो। अरे गोलू, उसकी आवाज में अधीरता झलक पड़ी। अभी तक सारा सामान नहीं आया? गोलू हांफता हुआ अंदर आया, हाथ में चांदी की थाल।
जिसमें कतार से सजे सुनहरे लड्डू चमक रहे थे। हाँ पापा आ गया है, अभी अभी मिठाई वाला दे गया, उसने जल्दी जल्दी कहा। गोपाल ने राहत की सांस ली। अच्छा, ऊपर जाकर देख, आरोही तैयार हुई या नहीं, लड़के वाले कभी भी पहुंच सकते हैं। गोलू सीढ़ियां चढ़कर धीरे धीरे आरोही के कमरे तक पहुंचा। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। दीदी, उसकी आवाज में झिझक थी। पापा पूछ रहे थे आप तैयार हुई या नहीं। दर्पण के सामने बैठी आरोही ने अपना चेहरा देखा। आंखें सूजी हुई, जैसे रात भर आंसुओं में भीगती रही हो। उसने धीरे से सिर घुमाकर गोलू की ओर देखा। हाँ गोलू, बस 2 मिनट। उसकी आवाज में हल्की सी कंपन थी। गोलू कुछ पल ठिठका। दीदी आप ठीक तो हैं ना? हाँ गोलू, जा तू दरवाजा बंद कर दे। गोलू लौट गया और कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। आरोही चुपचाप दर्पण के सामने बैठी रही, मानो अपनी ही आंखों में कोई जवाब ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली और उसमें से एक सुनहरा झुमका निकाला। लंबे काले बालों को सलीके से समेटकर उसने झुमका पहना, लेकिन उसकी निगाहें खाली थी, जैसे भीतर का कोई दीप बुझ चुका हो। दोपहर की नरम पड़ चुकी धूप अब आंगन में सुनहरी परत बिछा रही थी। तभी गली के मोड़ से टैक्सी का हॉर्न गूंजा। गोपाल के कदम जैसे अपने आप मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गए। बाहर आते ही उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। आइए आइए संधि जी। अरे भाई साहब, बहन जी। उसने दोनों हाथ जोड़कर गर्मजोशी से स्वागत किया। टैक्सी का दरवाजा खुला और 5 लोग बाहर उतरे। सुरजन, उसकी माँ अलका, पिता रमेश, एक बुजुर्ग रिश्तेदार और सुरजन का छोटा भाई। नमस्कार गोपाल साहब, रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कैसी चल रही है तैयारियां? बस आपकी कृपा है, गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आइए आइए, अंदर आइए। गोलू, अरे बेटा सामान उठा लो। बैठक में सबको बैठने का न्योता देते हुए गोपाल आगे बढ़ा। तभी रसोई से लक्ष्मी पानी का जग लेकर आई और सबके सामने गिलास भरने लगी। घर में कुल 5 ही लोग रहते थे। गोपाल, उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा गोलू और गोपाल की विधवा भाभी सुमन, जिनकी इकलौती बेटी थी आरोही। एक सादा मध्यम वर्गीय घर जो कम साधनों में भी अपने सुख तलाश लेता था। पहली मुलाकातों की औपचारिकताएं पूरी हुईं और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। माहौल में मिठास थी, लेकिन साथ ही कोई अदृश्य तनाव भी तैर रहा था। अलका की निगाह अचानक कमरे के उस कोने में पड़ी जहां सुमन चुपचाप बैठी थी। चेहरा पीला, आंखों में बेचैनी की हल्की लहर। अरे बहन जी, अलका ने अपनापन जताने की कोशिश में कहा। इतनी चुप क्यों? आज तो खुशी का दिन है, कुछ बोलिए भी। सुमन के बोलने से पहले ही लक्ष्मी ने बीच में हंसकर कहा। अरे ये तो बहुत कम बोलती हैं, और आज इनकी तबीयत भी थोड़ी ढीली है। अरे अब तो हमारी समधन होने वाली है, अलका ने चुटकी लेते हुए कहा। अब तो बात करनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए वह उठी और सुमन के पास अपनी कुर्सी खिसका लाई। तो बताइए बहन जी, कैसी हैं आप? बहुत दिन हुए मिले हुए। सुमन ने हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बस ठीक हूँ। इसी बीच गोपाल, जो पास ही खड़ा था, झुककर लक्ष्मी के कान में फुसफुसाया। जल्दी से आरोही को नीचे भेजो चाय लेकर, इससे पहले कि इसकी माँ कुछ उल्टा सुल्टा कह दे और सारा काम बिगड़ जाए। लक्ष्मी तेज कदमों से ऊपर गई और आरोही के कमरे में दाखिल हुई। वह अभी भी दर्पण के सामने वैसे ही बैठी थी, मानो समय उसके लिए थम गया हो। अरे कब तक इसी आईने से चिपकी रहोगी? लक्ष्मी की आवाज में खींच साफ झलक रही थी। नीचे आओ चाय लेकर, और सुनो, सिर पर दुपट्टा ठीक से करना मत भूलना, लड़के वाले आए हैं। बिना कोई जवाब सुने लक्ष्मी मुड़कर चली गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। आरोही की लाल आंखें दर्पण में उसकी ही परछाई देख रही थी। वह गहरी सांस लेकर बुदबुदाई, जैसे हवा से कोई शिकायत कर रही हो। पापा, देख रहे हैं ना क्या हो रहा है? आपने कहा था जब तक आप हैं कोई मुझे रोक नहीं सकता। और देखिए, आपके जाते ही मैं जैसे थम गई हूँ।
आंसू उसकी पलकों से फिसलने लगे, लेकिन उसने झट से उन्हें पोंछा। खुद को संभालते हुए वह उठी, चाय की ट्रे संभाली और धीमे धीमे सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचकर उसने सभी मेहमानों के सामने चाय रखनी शुरू की। लेकिन जैसे ही वह सुरजन के पास पहुंची, वह कप लेने के बहाने उसका हाथ थाम बैठा। आरोही का दिल जोर से धड़क उठा, उसकी सांस जैसे बीच में अटक गई। वह झटके से हाथ खींचना चाहती थी और उसी जल्दबाजी में चाय का प्याला कांप उठा। गरम चाय छलककर सुरजन के कपड़ों पर गिर पड़ी। सुरजन का चेहरा तमतमा गया। अरे यह क्या कर रही हो? आरोही घबराकर पीछे हट गई, उसकी आंखें डरी हुई हिरनी जैसी हो गईं। कोई बात नहीं बेटा, रमेश ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की। थोड़ी घबराई हुई है, ऐसा तो हो ही जाता है। रख दो बेटा, हम खुद ले लेंगे। आरोही ने चुपचाप प्याला मेज पर रख दिया और तुरंत अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई, जैसे कोई बच्चा अचानक तेज धूप से भागकर पेड़ की गहरी छांव में आ बैठा हो। अरे बेटा, रमेश के साथ आए बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ तक पढ़ी हो? आरोही झिझकी, लेकिन सुमन ने थोड़ा साहस जुटाकर जवाब दिया, जी अभी तो 11वीं में है। अच्छा, तो बेटा आगे भी पढ़ना चाहती हो? इससे पहले कि आरोही या सुमन कुछ कह पाती, सुरजन ने बीच में बात काट दी। अरे बहुत है इतनी पढ़ाई भाई साहब, आगे तो घर गृहस्थी ही संभालनी है न। इतना पढ़ लिख लेने का कोई खास फायदा नहीं, बस पैसा और समय दोनों की बर्बादी है। हाँ हाँ, अलका ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल सही कहा, आखिर लड़की ही तो है। सुमन की आंखें झुक गईं, उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं, मानो वहां कहीं अपने जवाब को दफना देना चाहती हो। गोपाल ने भी बात को आगे बढ़ाया, और फिर बच्चे होने के बाद भला कौन सा वक्त बचेगा इन किताबों में सिर मारने का? बिल्कुल, सुरजन ने संतोष से सिर हिलाया, जैसे किसी अहम बहस में जीत हासिल कर ली हो। तो भाई साहब, रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, बताइए आगे कैसे करना है? जैसा आप कहें, गोपाल ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया। हमारी तो बस यही इच्छा है कि काम इन्हीं सर्दियों में निपट जाए। बात तो ठीक है, रमेश ने सहमति जताई। तो बताइए क्या क्या इंतजाम चाहिए? अरे बस सबको पसंद आ जाए, गोपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई ये न कहे कि पता नहीं कहाँ ब्याह करा दिया। अरे नहीं, उसकी चिंता मत करें, रमेश ने भरोसा दिलाया। तो फिर पक्का कर लो। जी हाँ करते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, अलका ने हंसते हुए जोड़ा। अब आप भी अपने घर में बहू आने की तैयारी करिए। तैयारी क्या जी? सुरजन ने सहज अंदाज में कहा, हमने तो बस एक कमरा और रसोई ठीक करनी है, बस। यह सारा वार्तालाप सुमन एक कोने में बैठी चुपचाप सुन रही थी। मन में जैसे आंधियां उठ रही थी। उसकी इच्छा हुई कि जोर से बोल पड़े, विरोध करे, लेकिन होंठ जैसे पत्थर बन गए थे। अरे तो करो मुंह मीठा संधि जी, रमेश ने उत्साह से कहा। हाँ हाँ, गले मिलिए, किसी ने आगे बढ़कर कहा। और सुमन, वह अपनी बेटी की जिंदगी को मिठाइयों और पकवानों के थालों में बंटते देख रही थी, एकदम मौन, जैसे उसकी आवाज भी इन तयशुदा रस्मों में कहीं खो गई हो। सभी ने खाना पीना निपटाया, हंसी मजाक के बीच तस्वीरें खिंची, और फिर विदाई की घड़ी आ गई। अलका जाते जाते आरोही के पास आई। उसने उसके हाथ में कुछ नोट दबाते हुए कहा, यह लो बेटा और जल्दी आना, हमारा इंतजार रहेगा। आते ही हमें पोतों वाली बना देना। आरोही ने बस हल्का सा सिर हिलाया, बिना मुस्कान, बिना शब्द। उधर सुरजन चुपचाप गोपाल को एक तरफ ले गया। देखिए, उसने नीची आवाज में कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कहो, गोपाल ने सहजता से जवाब दिया। थोड़ा समझाइए अपनी बेटी को, सुरजन ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। मैंने बस हल्के से उसका हाथ पकड़ा तो उसने ऐसे झटक दिया जैसे मैं कोई राक्षस हूँ, और पूरे समय हमारी तरफ ढंग से देखा तक नहीं। अब तो हमारा हक बनता है उस पर, आप समझाइए। गोपाल ने हल्के से हंसते हुए कंधे पर हाथ रखा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दिल पर मत लो,
वह अभी नादान है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं बात कर लूंगा उससे। थोड़ी देर बाद हाथ हिलाकर, मुस्कुराकर, औपचारिक दुआसलाम के बीच सभी लोग विदा हो गए और घर का आंगन, जो कुछ देर पहले शोर और हलचल से भरा था, अब सन्नाटे में डूब गया। जैसे ही मेहमानों के कदम गली के मोड़ से ओझल हुए, घर के भीतर की हवा अचानक भारी हो गई। गोपाल के चेहरे पर मुस्कान की जगह अब गुस्से की लपटें थी। उसकी आंखें लाल, स्वर जहरीला। अरे, यह जो नखरे दिखाने हैं ना, अपने बाप को दिखाना, मरे हुए को। वह गरज उठा। या फिर अपनी माँ को दिखा। पता है क्या कहकर गया है वह लड़का? कह रहा था, जरा सा हाथ लगाया तो ऐसे झटक कर भागी जैसे वह कोई भूत हो। अरे, शरीर में क्या आग लगी है? अगर उसने थोड़ा सा छू भी लिया तो क्या हो गया? उसका चेहरा सुमन की तरफ मुड़ा, निगाहों में इल्जाम और अपमान। और भाभी, आप तो वैसे पूरे वक्त गूंगी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात आई, फट से बोल पड़ी। अरे, इतना ही शौक है पढ़ाने का तो जाइए, अपनी बेटी को लेकर निकल जाइए यहाँ से और पढ़ाते रहिए। लक्ष्मी ने भी तंज कसते हुए बात में आग डाली। एक तो इनके पति के मरने के बाद हमने इन्हें सहारा दिया, पाला पोसा, और अब हमें ही बुरा बना रही हैं। गोपाल ने उसकी बात लपक ली। आवाज और ऊंची हो गई। पाला मतलब? यह हमारा उतना ही परिवार है नहीं? था। लक्ष्मी ने तीखेपन से कहा, अब मेरा है और मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। जितना रखा हुआ है वही बहुत है। इतने बुरे लगते हैं तो निकल जाइए यहाँ से। कमरे में चुप्पी छा गई, लेकिन वह चुप्पी शांत नहीं थी, बल्कि उस आंधी से पहले की खामोशी थी, जिसमें हर शब्द सुमन के दिल में कील की तरह धंस रहा था। तभी अचानक, जैसे भीतर से कोई बांध टूट गया हो, आरोही उठ खड़ी हुई और सीधे जाकर गोपाल के पैरों में गिर पड़ी। अरे, ये क्या नया नाटक है अब? गोपाल ने झुंझलाकर कहा। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ ताऊ जी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरा ब्याह मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा लूंगी। मैं और माँ, हम दोनों दूसरे घरों में काम कर लेंगे, पर प्लीज ये शादी मत कीजिए। गोपाल ने झटके से अपने पैर खींच लिए। और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वा लो। बेटा, शादी तो तय हो गई है, अब तुम्हें पसंद हो या न हो, करनी ही पड़ेगी। यह कहकर वह और लक्ष्मी कमरे में चले गए, मानो किसी फालतू बहस से छुटकारा पा लिया हो। सुमन भागकर आई और आरोही को अपने सीने से भींच लिया। माँ, हम भी चलते हैं पापा के पास। पापा के बिना तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, आरोही सुबकते हुए बोली। सुमन की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसकी आवाज में एक धीमा लेकिन गहरा दर्द था। यही तो दुख है बेटा, औरत का वजूद उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक बस किसी मर्द की प्रतिष्ठा में सिमट कर रह जाता है। पैदा हुई तो बाप के नाम से, बड़ी हुई तो पति के नाम से। उनके नाम के पीछे छुपकर हम कब खुद गुमनाम हो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। पर माँ, आरोही ने सिसकते हुए कहा, मुझे नहीं होना गुमनाम। पापा ने हमेशा यही सिखाया है कि अपनी पहचान खुद बनाओ। सुमन ने एक कड़वी, दर्द से भरी मुस्कान दी। सिखाया तो है बेटा, पर तुझे पता है ना, जब तेरे पापा यही सिखाने दुनिया में निकले थे तो उनके साथ क्या हुआ था? आरोही ने भीगी आंखों से अपनी माँ की ओर देखा। उस नजर में सवाल भी था और चुनौती भी। तो माँ, मैं इस बर्बादी, इस विनाश को बस खड़ी होकर चुपचाप देखती रहूं? सुमन ने आरोही को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया, जैसे उसके भीतर का सारा डर उसी आलिंगन में कैद करना चाहती हो। तुम्हें पता है ना, उन्होंने वह किताब क्यों लिखी थी? ताकि कोई और औरत अपनी जिंदगी अपनी माँ जैसी न जिए। सुमन की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। उन्होंने अपनी पूरी उम्र अपनी माँ को निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते देखा था। जब तुम्हारी परदादी गुजरी, तुम्हारी दादी की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई थी। तेरी दादी 13 दिन तक बुखार में जलती रहीं, बस एक चारपाई पर पड़ी। सुमन की आवाज टूटने लगी
और बाद में पता है लोगों ने क्या कहा, देखो बेशर्म को, अपनी सास के संस्कार पर एक आंसू तक नहीं बहाया। अरे बेशर्म, जो पूरी जिंदगी दूसरों के दुख में घुली रही, उसके जाने पर रोने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उसकी मुक्ति पर किसी को राहत नहीं होती। वह लंबी सांस लेकर बोली, औरतों को निस्वार्थ काम करना इसीलिए सिखाया गया है, क्योंकि जब आवाज ही नहीं उठेगी तो सुनेगा कौन। तेरे पापा ने किताब लिखी थी, ये सोचकर कि शायद कुछ बदल सके। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जब उन्होंने आवाज उठाई तो सदियों की चुप्पी के बीच जो हल्की सी गूंज उठी, वो लोगों को विद्रोह जैसी लगी। और जिन्हें सबसे ज्यादा चुभी, उन्होंने उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सुमन का चेहरा भीग चुका था। मैं नहीं चाहती बेटा, तेरे साथ भी ऐसा हो। कुछ ही दिनों में सर्दी दस्तक देने लगी और ब्याह की तैयारियों की आहट घर के हर कोने में गूंजने लगी। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता, वैसे वैसे आरोही और सुमन की इज्जत मानो रोज बोली पर चढ़ने लगती। उस दिन गोपाल और लक्ष्मी कमरे में शादी का सामान गिन रहे थे। फर्श पर बिखरे कपड़ों के ढेर, खुली अलमारी में रखे बक्से और कोने में रखी गहनों की छोटी सी डिबिया, सब एक बाजारू सामान की तरह तौले जा रहे थे। अरे ये 9-10 जोड़ी कपड़ों का करेगी क्या? लक्ष्मी ने कपड़ों का ढेर उलटते हुए कहा। 3-4 जोड़ी में ही काम चल जाएगा। सुमन ने हिचकिचाते हुए कहा, बहन जी, इतने कम कपड़ों में कैसे काम चलेगा? नया घर होगा, कुछ महीनों तक तो रोज लोग मुंह दिखाई के लिए आते रहेंगे। गोपाल ने तुरंत सिर उठाकर तुनक कर कहा, अरे तो अपना घर बिकवा दे क्या? और अगर इतनी परेशानी है तो अपने गहने बेचकर दिला दो इसे कपड़े, ब्याह भी खुद ही कर लो। उसकी आवाज में ताना और हिकारत साफ थी। एक तो ब्याह कर रहे हैं, ऊपर से इसके नखरे भी झेलो। सुमन की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आप दोनों का बर्ताव ऐसा क्यों है, जैसे किसी कबाड़ी को मेरी बेटी बेच रहे हों? वक्त आने पर मैंने और शैलेश ने हमेशा आपका साथ दिया है, और आज हमारी ही बेटी के साथ ये सुलूक। लक्ष्मी का चेहरा लाल हो गया। वाह, एक तो हम तुम्हारी लड़की का घर बसा रहे हैं, ऊपर से हमें ही ताने सुना रही हो। और कौन सा एहसान किया था तुमने और भैया ने? हम भी तो करवा ही रहे हैं इसका ब्याह। जो पसंद नहीं तो बेशक निकल जाओ यहाँ से। सुमन बस उन्हें देखती रह गई, जैसे उसके कान यकीन करने से इनकार कर रहे हों। उधर वे दोनों पुराने कपड़ों और सस्ते गहनों में उसकी बेटी की कीमत तौलते रहे, मानो वह इंसान नहीं, कोई सौदा हो। दोनों मां बेटी चुपचाप ऊपर अपने कमरे में आ बैठीं। कमरे में सिर्फ खामोशी थी, जो हर सांस के साथ और भारी हो रही थी। आरोही अपनी माँ को देख रही थी, एक चेहरा जो थकान, दर्द और अधूरी उम्मीदों से भरा था। अचानक उसकी आंखों के सामने जैसे समय पीछे मुड़ गया। वह पिता की यादों में खो गई। आरोही, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? पिता की आंखों में वह परिचित चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। नहीं पापा, छोटी सी आरोही ने मासूम जिज्ञासा से पूछा। आरोहिणी का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ने वाली, जिसकी मंजिल सिर्फ आसमान में हो। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम हमारी उम्मीद हो, जिसे हमेशा ऊपर ही जाना है। आरोही की पलकें नम हो चुकी थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा। सुमन का चेहरा अब भी झुका हुआ था, मानो शब्द बोलने की ताकत ही खो चुकी हो। पापा, आरोही की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। कुछ दिनों में इनकी ये बची खुची उम्मीद भी चली जाएगी। सुमन बिना जवाब दिए धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गई। आरोही उठी और अपनी किताबों की अलमारी की तरफ चली गई। एक दराज खोली, अंदर एक पुराना भूरा लिफाफा रखा था, जिस पर साफ लिखा था, तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें एक उम्मीद। आरोही वह लिफाफे को देर तक देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थी। आपके जाने के बाद उसने टूटी हुई आवाज में कहा, कभी हिम्मत नहीं हुई इसे खोलने की। वह फिर से पिता की यादों में खो गई। वह दिन था जब पापा उसके कमरे में आए थे। वह अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी। उन्होंने आरोही को पुकारा, पापा,
उसने खुशी से किताब बंद कर दी थी। पिता ने पीछे से एक लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। यह क्या है पापा? यह मेरी उम्मीद है जो अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मतलब? पिता की आंखें चमक उठीं। आरोही, मेरी किताब छप गई है। सच में पापा? बिल्कुल छप गई। क्यों नहीं छपती? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन इसे हमेशा संभाल कर रखना। शैलेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा। यह किताब सिर्फ मेरा वजूद नहीं, मेरी कल्पना और मेरी उम्मीद है, मेरी बेटी आरोही के लिए। आज पहली बार आरोही ने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। अंदर एक किताब थी, पिता की किताब, और कुछ मुड़े तुड़े कागज। जैसे ही उसने किताब उठाई, कुछ पन्ने फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। वह झटके से झुकी और पन्ने उठाने लगी। पहले पन्ने पर पिता की लिखावट थी, वही लिखावट जिसे वह बरसों से देखना चाहती थी। मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी आरोही, यह खत हमेशा अपने पास रखना, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। इसमें एक जगह का पता है। जब तुम पैदा हुई थी उसी वक्त मैंने वहाँ एक छोटा सा घर खरीदा था। दूसरे पन्ने पर एक बैंक खाता नंबर है जिसमें कुछ पैसे हैं। मैं इन्हें तुम्हारे लिए धीरे धीरे जमा करता रहा। तुम्हारी मम्मी को नहीं बताया क्योंकि वो गुस्सा हो जाती। बाद में भी कर सकते थे यह सब, पर बेटा, जिंदगी बड़ी अनिश्चित होती है, और जिंदगी चाहे जितनी भी अनिश्चित हो, एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम मेरा साहस हो, मेरी उम्मीद हो। याद रखना, साहस का मतलब डर का मिट जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही असली साहस है। हमेशा हमारी उम्मीद बनकर यूं ही चमकती रहना। तुम्हारा एहसानमंद, तुम्हारा पिता। आरोही के हाथ कांप रहे थे। उसने खत को अपनी छाती से कसकर लगाया और जोर जोर से सिसकने लगी। शोर सुनकर सुमन उठ बैठी और दौड़ती हुई उसके पास आई। अरे बेटा, क्या हुआ? ऐसे नहीं रोते, चुप हो जा। मान, आरोही ने रोते रोते कहा, यह पापा ने मुझे तब दिया था जब उनकी किताब छपी थी। पापा कहते थे कि मैं उनकी उम्मीद और साहस हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मेरा साहस और मेरी उम्मीद तो वही थे। आरोही ने कागज दोबारा देखे। उसमें सचमुच एक घर का पता और बैंक खाते की जानकारी थी। उसकी आंखों में अचानक दृढ़ता आ गई। मान, एक बार फिर उन्होंने हमें बचा लिया। सुमन ने आसमान की ओर देखते हुए आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की। हमेशा मुझ पर नाम डालना जरूरी था क्या? पहले ही बता देते तो इतना रोना नहीं पड़ता हमें। बुद्धू कहीं के। आरोही ने आंसू पोंछे और ठोस आवाज में कहा, माँ, अब जाने का वक्त है। अपना सामान पैक करो और इन्हें एक चिट्ठी लिखो कि हम जा रहे हैं, जैसे पापा चाहते थे। सुमन ने झिझकते हुए पूछा, पर लोग क्या कहेंगे? आरोही की आंखों में एक कड़ा अडिग भाव था। माँ, हम लड़कियां हैं, हमारे बारे में लोग सोचते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। इनके कान सिर्फ हमारी चुप्पी सुनते हैं। हमारी सिसकियां भी इन्हें स्वार्थ लगती हैं, और जब हमारी चिता उठती है तो हमारे बलिदान की चीखें सिर्फ आग की लपटों में दब जाती हैं। सुमन ने अलमारी से अपने गहनों का छोटा सा डिब्बा निकाला और एक एक करके सब एक पुराने बैग में रख दिए। आरोही मेज पर बैठी चिट्ठी लिख रही थी। ताऊ जी और ताई जी, हम जा रहे हैं, जैसा आप चाहते थे। अब हमारी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जबरदस्ती शादी करने के लिए आप कोई और हाथ ढूंढ लें। सुमन और आरोही। उसने चिट्ठी को सावधानी से मोड़ा और गोपाल व लक्ष्मी के कमरे के बाहर रख दिया। रात के गहरे सन्नाटे में, जब आंगन की बत्ती भी बुझ चुकी थी और घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे, मां बेटी चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकली। सर्द हवा के झोंके में उनके दुपट्टे हल्के हल्के लहरा रहे थे। सुबह गोपाल की नींद दरवाजे के पास पड़े कागज पर पड़ी नजर से खुली। चिट्ठी पढ़ते ही उसका चेहरा तमतमा उठा। अरे, ये क्या मुसीबत है? लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा अब? लक्ष्मी ने भी चिल्लाते हुए रोना शुरू कर दिया। हमारी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? लेकिन ठीक इसी वक्त उधर
माँ बेटी एक बस में बैठी थी जो उन्हें उस शहर की ओर ले जा रही थी जहाँ शैलेश ने सालों पहले एक घर खरीदा था। बस की खिड़की से ठंडी सुबह की हवा भीतर आ रही थी। दूर क्षितिज पर सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, मानो उनके सफर के लिए नया रास्ता रोशन कर रहा हो। आरोही ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, माँ, पापा कहते थे साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। सुमन ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। हाँ बेटा, अब हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। आरोही ने हल्की हिचक के साथ पूछा, माँ, आपको लगता है हम सही कर रहे हैं? सुमन ने गहरी सांस ली। गलत तो तब होता जब हम चुपचाप सब सह लेते। तेरे पापा ने अपनी किताब में यही तो लिखा था कि औरत की अपनी पहचान होनी चाहिए। याद है न? पापा की किताब का नाम भी था आरोहिणी, एक सपना जो हकीकत बनना चाहता है। आरोही की आंखों में चमक आ गई। तो माँ, अब हमें वह सपना हकीकत बनाना है। बस आगे बढ़ती रही, पीछे छूटते रास्तों के साथ बीते हुए दर्द भी धुंधले होते गए। यह कहानी सिर्फ आरोही की नहीं है, यह उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो आज भी अपने हक के लिए लड़ रही हैं। यह उन माँ बाप की कहानी है जो अपनी बेटियों का भविष्य किसी और के हवाले कर देते हैं। यह उस समाज की कहानी है जो आज भी बदलने की राह में है। आरोही की कहानी यह संदेश देती है कि साहस, दृढ़ता और सही दिशा मिले तो कोई भी बाधा इंसान को अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। जैसा कि शैलेश ने लिखा था, साहस का मतलब डर खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद चलते रहना और लड़ते रहना ही साहस है। हर लड़की में एक आरोहिणी छुपी है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। धन्यवाद।